मेरा नाम है अनुधैया और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल CS दीदी पर। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम EMRS TGT कंप्यूटर साइंस की आंसर की प्रोवाइड करवाने वाले हैं। पूरा कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो देंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, जो आपके 40 क्वेश्चन MCQ वाले आए हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही जो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिन जिन को लगता है कि भाई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आया है और वो गलत था कि क्वेश्चन आया है, तो आप लोग मेल कर सकते हैं EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, तो जिन जिन को लगता है वो सब मेल कर देना। और क्या है, KBS और EMRS वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जरूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि उससे आपको दो चीजें समझ आएंगी। एक तो पेपर का पैटर्न क्या है वो समझ आएगा। हो सकता है कि आपका भी जो पेपर है वो इसी पैटर्न पे आए जिसपे EMRS का आया हुआ है, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आंसर लिखने के लिए कितनी स्पेस दी जा रही है, कितनी स्पेस दी जा सकती है। तो एक तो पैटर्न हो गया, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। रिवाइज करते टाइम ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक्स आप पता लगा सकते हैं और उन पे रिवीजन करते टाइम ज्यादा फोकस उन पे दे सकते हैं और उनको छोड़ के नहीं जाना है। तो ये तीन चार चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। आज की वीडियो हम पेन टैब पे बनाएंगे ताकि मैं आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूं। सब्जेक्टिव पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। बहुत ध्यान से देखते हुए चलना है चीजों को। कुछ क्वेश्चंस इजी लगेंगे और कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट आ सकता है। जैसे पहले क्वेश्चन देखो, एज्यूमिंग दैट 1 किलोबाइट इज 1024 बाइट्स। सबको पता है 1 किलोबाइट आपका कितना होता है, 1024 बाइट्स का होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेमोरी टाइप्स एंड मेमोरी यूनिट्स इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ 1 गीगाबाइट इज 2x किलोबाइट्स। ठीक है, अगर आपका 1 गीगाबाइट समथिंग 2 raised to power x किलोबाइट्स है तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, ऑलमोस्ट क्या सबको पता ही होगा कि आपका क्या है, 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, और आपका 1 MB कितने केबी के बराबर होता है, 1024 KB के बराबर होता है। ये बात सबको पता है। ठीक है, तो अगर हम जीबी से केबी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब पूछना चाहते हैं कि 1 GB इज इक्वल टू हाउ मच केबी, तो हम बोलेंगे कि 1024 इंटू 1024 KB हमारा होगा 1 GB के बराबर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 raised to power 10 हो जाएगा, ये भी 2 raised to power 10 हो जाएगा। तो आपका फाइनल x की वैल्यू आएगी 2 raised to power 20। तो आपका x क्या है, 20 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देख लो, विच मेमोरी यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1024 टेराबाइट्स। ये भी सबको पता होगा। ठीक है, पेटाबाइट आपका 1024 टेराबाइट्स किसके बराबर होता है, 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। तो इधर आपको 1 पेटाबाइट लिखना था। पीबी जिसने लिखा है, यहाँ पे देखो लिखा है कि फुल फॉर्म, फुल नेम आपको लिखना है। तो अगर आपने पेटाबाइट नहीं लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेम एनी वन वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी अदर देन रैम। ठीक है, रैम के अलावा एक आपको वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी बतानी थी, तो यहाँ पे आप कैश बोल सकते थे कि कैश मेमोरी आपकी कैसी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ विंडो 11 बेस्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर हैज 32 यूनिट्स ऑफ रैम। ठीक है, हमारी ज्यादातर रैम किसमें होती है आजकल, जीबी में होती है। तो ये यूनिट क्या होगा, गीगाबाइट यानी कि जीबी होगा। तो 32 GB ऑफ रैम आपकी इंस्टॉल होगी। यूजुअली इतनी ही होती है, इसी के आसपास होती है, कोई 16 GB है, कोई 32 GB है। तो आप यूनिट से पता लगा सकते थे कि ये जीबी होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लो, assume that 0 and 1 are considered as boolean constant and a b are boolean variables। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपका जो प्लस सिंबल है वो और को सिग्निफाई कर रहा है, डॉट सिंबल जो है एंड को सिग्निफाई कर रहा है, और जो आपका डैश होता है
जिसको हम एट्रोस्ट्रॉफी भी बोलते हैं, वो आपका नॉट या कॉम्प्लीमेंट को सिग्निफाई कर रहा है, और इसके बेसिस पे आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन देख लो, राइट द नेम ऑफ बुलियन लॉ। यहाँ पे बुलियन लॉ कौन सा यूज हो रहा है, मेरे को लगता है सबको ही पता होगा, डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, अभी तक देख के ऐसा लग रहा होगा कि इजी पेपर है, लेकिन इतना इजी है नहीं, आगे आपको पता चल जाएगा। देखो, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग अप्रोप्रिएट बुलियन लॉ। तो यहाँ से भी आपको देख के पता चल रहा है, आपको पता होगा, सॉरी, ए प्लस अगर ए बी करते हैं तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, एब्जॉर्प्शन लॉ लग रहा है आपका। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन लॉ लग के ये ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था, एब्जॉर्प्शन लॉ होना चाहिए था। एब्जॉर्प्शन लॉ आप लगा के इसको ए से इक्वेट कर सकते हो, तो ये भी आ गया होगा आपको। चलो अब अगला देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ए एक्स और बी, ये एक्स और का सिंबल है, ए एक्स और बी डैश इज इक्वल टू सी, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, और हमें बताना क्या है, ए डैश यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट एक्स और बी बताना है। तो पहले इसको देख लो, एक्स और में क्या होता है, ए एक्स और बी डैश अगर आप मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब, पहले एक्स एक्स और वाई, एक्स एक्स और वाई देखो क्या होता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, यही होता है एक्स और का मतलब, यही कर रहे होते हो आप। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, और बी को क्या लिखना है, बी को ऐसे ही रखना है, तो बी तो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटेड है तो ये आएगा। उसके बाद क्या लिखना है, एक्स लिखना है, तो एक्स हमारे पास क्या है, ए है। उसके बाद वाई डैश यानी वाई कॉम्प्लीमेंट लिखना है, वाई क्या है, बी डैश, तो बी डैश को दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और जब भी आप किसी चीज को दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, बी के ही इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए डैश बी डैश प्लस ए बी इज इक्वल टू आपके पास कितना है, सी है। अब मुझे ये सॉल्व करके दिखा दो, ये तो आपकी होगी एक इक्वेशन, ये वन इक्वेशन है। अब मुझे ये सॉल्व करके दिखा दो, ऐसे ही सॉल्व कर लो। ए डैश यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स डैश, ठीक है, एक्स डैश मतलब ए डैश का डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आएगा बी, ठीक है, प्लस और उसके बाद क्या आएगा, एक्स, एक्स आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखना है आपको, तो यहाँ आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए, इसको आप ए लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी आ गया ए बी प्लस ए डैश बी डैश। ठीक है, ये भी आपका किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं क्या ये सी के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे भी देखा ए डैश बी डैश प्लस ए बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ये भी आपका ए बी प्लस ए डैश बी डैश आ गया है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी है। अब देखो और क्या पूछा गया है, थोड़ा यहाँ से मिटा देते हैं पहले, यहाँ पे लिखने की स्पेस कम बच गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम एनी वन यूनिवर्सल लॉजिक गेट। आपके पास दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नैंड होता है और नॉर होता है। इन दोनों में से कोई एक बताना था आपको, अगर आपने दोनों में से एक बताया है तो आपका आंसर ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लो क्या है, A student is learning about the four commonly used number system in computer science। ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सारे वो पढ़ रहा था। बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन कन्वर्जन हेल्प हर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लिस्ट ऑल वैलिड डिजिट्स दैट यूज्ड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट्स यूज होते हैं, 0 से 9 डिजिट्स यूज होते हैं। ठीक है, और ए से लेके एफ आपके पास अल्फाबेट यूज होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डिजिट्स पूछ रखे हैं, तो मुझे लगता है आपको सिर्फ यही बताना था। दोनों बताए हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा था कि अगर दोनों नहीं बताए हैं तो क्या हमारे कोई नंबर तो नहीं कटेंगे। तो देखो, लिखा तो यहाँ पे वैलिड डिजिट्स है, तो अगर वो इस चीज को फॉलो करते हैं तो डिजिट्स मतलब तो आपके 0 और 9 ही होते हैं, तो 0 और 9 ही उनको मतलब आंसर मानना चाहिए। लेकिन अगर पूरा लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। अगर 0 और 9 लिखा है सिर्फ, यहाँ डिजिट देख के अगर आपने 0 और 9 लिखा है सिर्फ, तो मतलब मेरे ख्याल से तो उन्हें नंबर देने चाहिए। आगे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट। बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल इक्विवेलेंट के इक्वल करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है। चलो इसको यहाँ से कर लेते हैं, तो 0 है शुरू में, तो ऐसे कर लेते हैं, 0 प्लस उसके बाद क्या है, 2 + 4। ये सबको पता होगा, क्या मैं लिख के बताऊं क्या, चलो लिख के बता देती हूँ।
रुको लिख के बता देते हैं। तो क्या होता है, आप पीछे से शुरू करते हो, पीछे से शुरू करते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 raised to power 0 इंटू 0 प्लस 2 raised to power 1 इंटू 1 प्लस 2 raised to power 2 इंटू 2 प्लस सॉरी 1 सॉरी प्लस 2 raised to power 3 इंटू यहाँ पे एक और 1 है 1, फिर 2 raised to power 4 इंटू 0, ऐसे करते जाना है आपको यहाँ तक। ठीक है, तो आपको क्या क्या ऐड करना है, 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 4 8 16 आपका 0 है। ठीक है, उसके बाद 32 प्लस 32, देखो +32 प्लस 64 प्लस 128, इनको आप ऐड कर लो। तो मेरे ख्याल से ये आंसर आना चाहिए 238। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा 238। ये किसमें है, डेसिमल में है, तो ये आपका आंसर होगा बी पार्ट का। सी पार्ट देख लो, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर, ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, कितने से जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 5 आ जाएगा। हाँ ठीक है, उसके बाद आप दोबारा 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे 8 5 जो 40। ठीक है, 5 आएगा और कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे ऑक्टल 5 5 5 और ये 8 आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट देखो, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर, ये आपका ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या आपके पास ऑक्टल है, 404, और ये क्या है, ऑक्टल नंबर है। तो 40 आपका ये हो जाएगा, 3 डिजिट्स में आप दिखाते हो ऑक्टल में, ये मुझे लगता है सबको पता होंगे। तो ये आपका बाइनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या है, आपके पास एक ओरिजिनल नाम का आपके पास वेरिएबल है, जिसमें आपने इनक्रेडिबल इंडिया ये आपने वैल्यू डाली है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे इन्होंने ट्रिपल कोट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट ये भी मान सकता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग मान के भी ये मान सकता है कि आपके अंदर स्ट्रिंग के अंदर क्या वैल्यू है, सिर्फ इनक्रेडिबल इंडिया है। और कुछ लोग इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स दे रखा है, विच इज एब्सोल्युटली वैलिड। तो आप इस स्ट्रिंग को ऐसे भी मान सकते हो कि सिंगल कोट्स के साथ आपके पास इनक्रेडिबल इंडिया लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, अगर ट्रिपल कोट्स मान रहे हैं तो फिर उनके लिए यही स्ट्रिंग है विदाउट सिंगल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स मान रहे हैं तो आपके पास इनक्रेडिबल इंडिया विद कोट्स है। तो देखो वैसे तो ये डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स ही है, लेकिन मुझे लगता है इसको भी कंसिडर करना चाहिए कि अगर उन्होंने ट्रिपल कोट्स दिए हैं तो इसको लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी मान सकते हैं। एनीवेज आपके पास ओरिजिनल की क्या वैल्यू आ गई है, इनक्रेडिबल इंडिया विद सिंगल कोट्स। अब हमने क्या करना है, प्रिंट ओरिजिनल करना है। तो ओरिजिनल की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट 1 में, A1 में। तो ओरिजिनल की वैल्यू क्या है, इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, ओरिजिनल में स्ट्राइप फंक्शन का यूज किया है, और जो सिंगल कोट्स हैं आगे पीछे वो हट जाएंगे। तो सेकंड आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा, इनक्रेडिबल इंडिया आ जाएगा विदाउट दैट सिंगल कोट्स। ठीक है, ये इसमें भी आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इनक्रिप्टेड हमने एक और वेरिएबल लिया है इनक्रिप्टेड, उसमें आपने एम्प्टी स्ट्रिंग डाली है। टेम्प एक और वेरिएबल लिया है, उसमें भी एम्प्टी स्ट्रिंग डाली है। लूप लगाया है फॉर सी एच इन ओरिजिनल। तो ओरिजिनल की वैल्यू क्या है आपके पास, ये आपके पास ओरिजिनल की वैल्यू है। फॉर सी एच इन ओरिजिनल इसके ऊपर हम लूप चलाएंगे। इफ सी एच इज अपर, मतलब अगर आपके पास जो लेटर है या कैरेक्टर है वो अपर केस में है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है, और अगर लोअर केस में है तो उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। मतलब अगर अपर केस में नहीं है तो उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपके पास कैरेक्टर देखो ये कैसा है, अपर केस में है, तो इसको क्या कर देंगे, लोअर केस में कर देंगे। सेकंड हमारा लोअर केस में है, उसको अपर केस में कर देंगे। तो जितना ये लोअर केस में है वो क्या हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा, और जो अपर केस में है वो लोअर केस में हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इज अपर नहीं है, तो वो एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा और उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर आपने क्या करना है, प्रिंट टेम्प करना है। तो ये आपके पास आउटपुट नंबर थर्ड हो जाएगा जो कि बी है। ठीक है, तो आपका ये बी आउटपुट ये रहेगा। उसके बाद आपने क्या किया,
एंक्रिप्टेड में टेम्प की वैल्यू डाल दी है, जो भी अभी अभी आपका जो वेरिएबल था, यानी कि जो ये वाला वेरिएबल था, ये कौन सा था, ये टेम्प वेरिएबल था। ठीक है, अब इस टेम्प की वैल्यू आपने किस में डाल दी है, इंक्रिप्टेड में डाल दी है। और उस इंक्रिप्टेड पे आप क्या चला रहे हैं, लूप चला रहे हैं, और टेम्प को आपने फिलहाल खाली कर दिया है। वो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई लूप वेरिएबल है, वो चलेगा 1 से लेके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ इंक्रिप्टेड हमारे पास क्या है, यहाँ पे काउंट कर लो, ये आपके पास 17 लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लूप चलेगा 1 से लेके 17 तक, लेकिन 17 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं रहेगी, क्योंकि रेंज फंक्शन में ये अपर वैल्यू इंक्लूडेड नहीं रहती। और स्टेप वैल्यू क्या है आपकी, 2 है। तो मतलब आपके पास आई के अंदर क्या क्या वैल्यू जाएगी, 1 जाएगी, फिर 3 जाएगी, फिर 5 जाएगी, फिर 7 जाएगी, ऐसे कहाँ तक जाएगी, 16 वैल्यू तक जाएगी, 17 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू आई के अंदर क्या है, फर्स्ट वैल्यू आई के अंदर क्या है, 1 है। इसको देखो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, इनक्रेडिबल इंडिया स्पेस और फिर इंडिया। ठीक है, यही वैल्यू है। हाँ, अब हम ये कौन सा इंडेक्स है आपका स्ट्रिंग का, 0 1 2 3, इंडेक्सिंग कर दो, यहाँ तक ही देख लेते हैं अभी। तो आपका लूप में पहला, लूप के वेरिएबल के अंदर पहली वैल्यू क्या जाएगी, 1 जाएगी, तो 1 पे क्या है, n है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, टेम्प के अंदर वैल्यू डालनी है इंक्रिप्टेड आई। तो इंक्रिप्टेड आई क्या है आपके पास, 1 पे क्या है, n है, तो आपके पास n चला जाएगा आपके टेम्प में। उसके बाद क्या जाएगा, i-1, i-1 क्या है, 0 पे, 0 पे के इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, आई वैल्यू है, तो आपके अंदर टेम्प के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी, आई चली जाएगी। ऐसे ही अब सेकंड इटरेशन होगा, आई के अंदर क्या जाएगी, 3 वैल्यू जाएगी, तो आपके पास आई क्या है, 3 है, 3 पे क्या है, आर है, तो पहले आर प्रिंट होगा, फिर i-1 यानी कि सी प्रिंट होगा। ऐसे ही जोड़े में पहले डी प्रिंट होगा, फिर ई प्रिंट होगा, तो पहले डी प्रिंट होगा, फिर ई प्रिंट होगा, फिर बी, फिर आई, फिर ई, फिर एल, और यहाँ पे पहले आई प्रिंट होगा, उसके बाद स्पेस प्रिंट होगा, फिर डी, फिर एन, फिर ए, फिर आई, और लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि ये कौन से इंडेक्स पे है, वैसे तो ये 16th इंडेक्स पे है, 16 तक हमारा लूप जा सकता है, लेकिन लूप की स्टेप वैल्यू क्या है, दो दो से बढ़ रही है, तो लास्ट वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, 15 से अब वो जाएगी डायरेक्ट 17 पे, लेकिन 17 क्योंकि रेंज में इंक्लूडेड नहीं है, तो 17 वैल्यू आपकी आई में आ ही नहीं सकती। 17 नहीं आएगी तो 17 से एक कम, यानी कि i-1 भी नहीं आएगी, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपका इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। फिर आपने क्या करना है, इस टेम्प को प्रिंट कर देना है, मतलब इस चीज को आपने प्रिंट कर देना है, ये आपका आउटपुट नंबर सी हो जाएगा। लास्ट में आपने क्या किया, इफ लेंथ इंक्रिप्टेड, इंक्रिप्टेड के अंदर क्या वैल्यूज है अभी, ये तो टेम्प की वैल्यू आई है, ये जो आपका बना है ना, ये वाला वेरिएबल आपका टेम्प है, इंक्रिप्टेड के अंदर अभी भी यही वैल्यू है। ठीक है, तो इंक्रिप्टेड की क्या लेंथ थी आपकी, 17 लेंथ थी। अगर आपकी लेंथ इज लेंथ रिमाइंडर टू इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका क्या वैल्यू है इंक्रिप्टेड की, 17 वैल्यू है, यहाँ पे 17 आएगी, 17 रिमाइंडर टू इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ सही बात है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो टेम्प में आप वैल्यू ऐड कर दोगे, क्या वैल्यू ऐड करोगे, इंक्रिप्टेड-1। इंक्रिप्टेड-1 क्या है, उल्टा इंडेक्सिंग करो, यहाँ से इंडेक्सिंग करो, तो -1 पे क्या आ रहा है आपका, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड हो जाएगा। तो आपका जो आउटपुट डी है, जो आपको आउटपुट डी है, उसमें क्या होगा, यही वैल्यू होगी, बस आपका एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड हो जाएगा। तो देखो वैसे तो ये क्वेश्चन ठीक है, नॉर्मल अभी लग रहा है कि हमने सारा सॉल्व कर दिया, लेकिन जब आप एग्जाम में करने बैठते हो ना, तो इसमें आप गड़बड़ बहुत ज्यादा कर सकते हो। कई लोग यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना भूल जाएंगे। ठीक है, वो टेम्प वेरिएबल में ये टेम्प वेरिएबल इसको ही मान लेंगे, यही टेम्प वेरिएबल है, तो 17 यानी कि 16 लेंथ मान लेंगे, बहुत चीजें हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि छोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे आपने सारी चीजें आउटपुट कर दी है। अब इसके बाद, अच्छा ये इसका पेज नहीं है, फोर्थ पेज पे देखो, यहाँ आ गए हम फोर्थ पेज पे। अब ये भी एक आउटपुट वाला क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे दो वेरिएबल है, ए और बी। ए वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू है, और बी वेरिएबल के अंदर 20 वैल्यू है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से मेन से शुरू करते हैं। फन को कॉल किया है, और कॉल करने के बाद उसकी वैल्यू किस में डाली है, ए में डाली है, तो पहले फन को कॉल कर लेते हैं, किसकी क्या आर्गुमेंट के साथ कॉल किया है, बी आर्गुमेंट के साथ कॉल किया है, बी के अंदर क्या वैल्यू है, 20 वैल्यू है। तो यहाँ पे ये जो लोकल नेम स्पेस बनेगा फंक्शन का, लोकल आपके पास
फंक्शन है हमारा फन, उसका जो लोकल नेम स्पेस है उसके अंदर आपके पास a की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पे b पास हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो यहाँ पे फिलहाल a इज इक्वल टू 20 है। b को हमने ग्लोबल कर दिया है तो मतलब ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया है। जो भी चेंजेस होंगे वो सारे यही होंगे। ए में क्या करना है, हमें +25 करना है तो ए की वैल्यू हट के 25 हो गई है। बी की वैल्यू घट के 5 करनी है, मतलब 5 माइनस कर देना है तो बी की वैल्यू को 5 माइनस कर देंगे। उसके बाद हमें प्रिंट ए बी कॉमा बी करना है। अब यहाँ पे जो ए प्रिंट होगा वो फंक्शन के अंदर नेम स्पेस पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगी, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी आपके पास 25 और बी की वैल्यू क्या है 15 है, वो तो ग्लोबल है तो 15 प्रिंट हो जाएगा। ये वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद हमें रिटर्न करना है ए प्लस बी। ए प्लस बी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। ए प्लस बी क्या है आपके पास 15 + 25 जो कि हो जाएगा आपके पास 40। ठीक है, 40 वैल्यू हो जाएगी आपकी जो हमें रिटर्न करनी है। रिटर्न कहाँ करनी है, इधर रिटर्न करनी है। ये किस में जा रही है, ए वेरिएबल में जा रही है। तो फिलहाल ये जो आपका मेन में ए वेरिएबल है जो पहले 10 वैल्यू थी जिसकी, उसकी वैल्यू हो गई है अब 40। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रिंट ए बी। दोबारा हम ए और बी प्रिंट करेंगे। अब की बार कौन से वेरिएबल्स को प्रिंट करेंगे, जो मेन वाला ए है उसको प्रिंट करेंगे, यानी 40 को प्रिंट करेंगे। और जो सेकंड ग्लोबल है ये तो बी आपका, तो ये वैल्यू यहाँ पे दूसरी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, फिर दोबारा एफ फन फंक्शन को कॉल किया है तो दोबारा हम फन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। अब दोबारा एक नेम स्पेस बनेगा फन फंक्शन का, और अब की बार आर्गुमेंट हमने कोई दी नहीं है तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई है, 30 हो गई है। फिर हमने ए में 5 प्लस कर दिया है तो मतलब 35 हो गई है। बी में दोबारा 5 माइनस कर दिया है तो ये 15 था, ये 10 हो गया क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। फिर हमने प्रिंट किया है ए कॉमा बी, तो ए आपके पास 35 है, बी आपके पास 10 है। तो नेक्स्ट जो आपके पास प्रिंट होगा वो 35 और 10 प्रिंट होगा। उसके बाद आप प्रिंट ए कॉमा बी करोगे। यहाँ पे जो आप प्रिंट करोगे वो आप मेन स्पेस का, यानी कि मेन प्रोग्राम का जो ए वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट करोगे। ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है 40 और बी तो आपका ग्लोबल है, तो लास्ट में आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 40 और 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके आउटपुट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। ये भी आपके पास क्या है, एक मतलब आउटपुट वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ रखे हैं, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज टू बी असाइन टू एक्स। एक्स वेरिएबल में क्या कर रहे हैं हम, रैंडम फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल के रैंड इंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। रैंड इंट में क्या होता था आपके पास, जो आपकी लोअर और अपर लिमिट है दोनों इंक्लूडेड रहती थी। तो आपकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं, एक्स में आपके पास 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। मिनिमम क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, मैक्सिमम क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही y वेरिएबल के अंदर क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे रैंड रेंज फंक्शन यूज हो रहा है। लोअर लिमिट आपके पास 4 है, अपर लिमिट 12 है और यहाँ पे स्टेप वैल्यू है 2। तो आप ये बता दो y के अंदर क्या क्या वैल्यू आ सकती है, 4 आ सकती है, उसके बाद दो दो से बढ़ के, ठीक है, 6 आ सकती है, 8 आ सकती है, 10 आ सकती है। क्या 12 आ सकती है, नहीं 12 नहीं आ सकती क्योंकि अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, 10 पॉसिबल है, तो इसका आंसर आपके पास 10 आ जाएगा इस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट ऊपर चला गया है ये पेज, यहाँ देखो, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू जेड। जेड के अंदर क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है ये हमें बताना है। ठीक है, तो जेड में क्या है हमारे पास, रैंडम फंक्शन कॉल किया जा रहा है अंदर। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर रैंडम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो रैंडम फंक्शन क्या करता था, आपका फ्रैक्शनल वैल्यू देता था, कहाँ से लेके 0.0 से लेके आपकी 1 वैल्यू तक, 1 जो आपके पास इंटीजर है उससे कम वैल्यूज, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू देता था। ठीक है, जैसे 0.1 हो गई, 0.2 हो गई, 0.3, कहाँ तक, 1 तक जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, 0.0 से लेके 0.9 वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है। उसको हमसे हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और 0.9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2.7 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपके पास कहाँ से कहाँ तक रेंज जा सकती है, 0.0 से लेके 2.7 तक जा सकती है। उसके बाद भी हमने क्या किया है, इसको इंटीजर में चेंज किया है। तो जब आप इंटीजर में चेंज करोगे तो
0.0 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और 2.7 क्या बन जाएगा आपके पास, 2 बन जाएगा। तो आपकी कहाँ से कहाँ तक रेंज जा सकती है, 0, 1 एंड 2, ये तीन वैल्यूज आपके पास पॉसिबल है। किसमें पॉसिबल है, इस वैल्यू में पॉसिबल है। उसके बाद अब दोबारा आप 1 ऐड कर रहे हो, इसमें ध्यान से देखो, 1 ऐड कर रहे हो। तो जब इन तीनों में, तीनों जो आपके पास वैल्यूज पॉसिबल है, इसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास z के अंदर क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज पॉसिबल है। 0 के अंदर 1 ऐड करो, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है और 3 पॉसिबल है। तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं आपकी z की। ठीक है, इतना समझ आया। अब लास्ट देख लो, फॉर आई इन रेंज एक्स वाई जेड, यहाँ पे लोअर लिमिट x है, अपर लिमिट y है और फिर z है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो x है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, 2 3 4। y के अंदर कौन सी वैल्यू आ सकती है, 4 6 8 10। और z के अंदर क्या क्या वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 आ सकती है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा आउटपुट, ये देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबल आउटपुट, कौन कौन सा इनमें से पॉसिबल आउटपुट नहीं है। तो हमारे पास रेंज की जो अरेंज फंक्शन था, उसकी आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या थी, एक्स वाई जेड। एक्स के अंदर क्या क्या वैल्यू आ सकती है बताओ, 2 3 एंड 4 वैल्यूज आ सकती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी जो आउटपुट में 1 दिख रहा है आपको, तो जब आपकी स्टार्टिंग रेंज ही 2 3 4 से है, तो ये 1 यहाँ पे कैसे आ सकता है। तो आपका आंसर ये वाला है, थर्ड वाला। ठीक है, तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, carefully analyze the following python program, the objective of the program is to read complete content of text file bengal.txt। ठीक है, आपकी फाइल का नाम bengal.txt है, txt है, उसके कंटेंट को आपको क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद जहां जहां वर्ड कैलकाटा आया है उसको कोलकाता करना है, और दोबारा राइट करना है, जो भी ये मॉडिफाइड कंटेंट है उसको राइट करना है सेम फाइल में। however contain parts of the program are missing, certain parts, सॉरी यहाँ पे certain parts of program are missing and have having mark। ठीक है, तो आपको ये जो ब्लैंक्स दिए हैं ये भरने हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, बंगाल डॉट टी आपकी फाइल है, उसमें सारे वर्ड्स जहां जहां कैलकाटा है उसको कोलकाता करना है और फिर राइट करना है सेम फाइल में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम फाइल में राइट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे। अब यहाँ पे जैसे ही हमें एज फाइल दिखता है, हमें पता चल जाता है यहाँ पे विद यूज होगा, विद स्टेटमेंट यूज होगा। तो विद स्टेटमेंट में आप क्या करते हो, विद ओपन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना रखना है, अपनी बंगाल डॉट टी फाइल का नाम लिखना है। अब देखो यहाँ पे जो कोट्स लगाना भूल गया है, जो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाना भूल गया है, या फिर यहाँ पे आप रीड मोड लिखना भूल गए हो, तो यहाँ पे देखो नंबर कटने के चांसेस हैं, क्योंकि सब 1 मार्कर ही है। तो पूरा लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया, ओपन कर दिया फाइल को, रीड मोड में सबसे पहले ओपन किया। फिर देखो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल को ओपन करना है, सारे कंटेंट को रीड करना है, फिर रिप्लेस करना है। ठीक है, तो रीड कर लिया है, तो अभी ये ओपन कर लिया है, तो अब आप क्या करोगे, रीड करोगे अपनी फाइल को। तो यहाँ पे आपको लिखना है, रीड फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, फाइल हैंडलर की मदद से रीड फंक्शन को डॉट वो करना है। चलो मिटाई देती हूँ, अच्छे से लिखती हूँ उसको। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फाइल हैंडल है आपका ये वाला, फाइल जो फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल डॉट ऑब्जेक्ट की मदद से आप रीड फंक्शन को कॉल करोगे और अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे, क्योंकि आपको सारा का सारा कंटेंट रीड करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा। तो ये आपका सेकंड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है हमने, किस में रिप्लेस करके डाला है, न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट आपने एक और वेरिएबल लिया है, उसके अंदर आपने टेक्स्ट के सारी जगह पे जहाँ पे कैलकाटा था वहां पे कोलकाता को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला था कि दोबारा ओपन करके उसमें रीराइट करना है। तो अगर दोबारा ओपन करना है, आपको ये पता है ना कि विद, जब आप विद स्टेटमेंट यूज करते हो तो आपको क्लोज, फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। तो यहाँ पे हम दोबारा अपनी ओपन फाइल करेंगे दोबारा, क्योंकि वो क्लोज हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका विद स्टेटमेंट का ब्लॉक खत्म हो गया है। ठीक है, तो उसको दोबारा ओपन करेंगे विद कोट्स, और अब की बार आप राइट मोड में ओपन करोगे। ठीक है, राइट मोड में ओपन करने के बाद आपको वैल्यूज क्या करनी है, उसी फाइल में राइट करनी है। तो देखो यहाँ पे
लिखा हुआ है ना कि सेम फाइल में आपको राइट करना है, तो यहाँ पे भी आपका फाइल ऑब्जेक्ट है ये वाला, तो फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से आप क्या करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, और किसके डाटा को राइट करेंगे, ये न्यू टेक्स्ट वाले डाटा को राइट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे न्यू टेक्स्ट, क्योंकि रिप्लेस तो आपने इसमें कर रखा है ना, ओपन तो आपने बंगाल डॉट टॉक टेक्स्ट फाइल दोबारा ओपन कर ली और उसमें आपको रिप्लेस करना है। पर रिप्लेस क्या करना है, ये जो न्यू टेक्स्ट वाले एलिमेंट्स है इनको रिप्लेस करना है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आप ये कंटेंट लिखेंगे। यहाँ पे आप राइट लाइंस वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल लाइंस जब आपको राइट करनी हो। तो ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखो आपका नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ फॉलोइंग पाइथन फंक्शन इज टू सर्च द डिटेल्स ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन की डिटेल्स आप बाइनरी फाइल में सर्च कर रहे हो, ठीक है, नेम्ड कॉन्टैक्ट डॉट dat। द फाइल स्टोर्स रिकॉर्ड्स कंटेनिंग नेम एड्रेस फोन नंबर एंड ईमेल ऑफ मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स। बहुत सारे लोगों का इन्होंने ये डाटा सेव कर रखा है। द फंक्शन रिसीव्स अ पर्सन्स नेम, एक पर्सन नेम के बेसिस पे एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट एक पर्सन का नेम रिसीव किया जाता है फंक्शन के द्वारा, एंड सर्चेस द फाइल टू डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स इफ द नेम मैचेस। अगर ये जो नेम आपको फंक्शन में दिया गया है अगर ये मैच कर जाता है तो आप क्या करोगे, उस पर्सन की डिटेल निकालोगे। हाउ एवर सम पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम आर मिसिंग, यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द मिसिंग, जो भी प्रोग्राम मिसिंग है उसको लिखना है। तो सबसे पहले तो बाइनरी फाइल में काम करना है, तो पिकल फंक्शन, आप पिकल मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा पिकल, इंपोर्ट पिकल, ठीक है, पिकलिंग करोगे तो आपको ये मॉड्यूल करना ही है इंपोर्ट। उसके बाद हमने दोबारा ट्राई यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है और यहाँ पे भी हम विद स्टेटमेंट के साथ ओपन कर रहे हैं। विद स्टेटमेंट के साथ ओपन कर रहे हैं, हमारी फाइल का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट डॉट dat है शायद, हाँ, कॉन्टैक्ट डॉट dat। तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्टैक्ट डॉट dat और उसके बाद आप रीड फंक्शन में इसको ओपन करोगे, लेकिन यहाँ पे rb लिखना है क्योंकि बाइनरी फाइल है, ठीक है। अभी यहाँ पे है ना, बहुत बच्चों ने मिस्टेक की होगी, कहीं rb b नहीं लिखा होगा, कहीं भूल गए होंगे, कहीं कोट्स लगाना भूल गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज होती ही है, सबके साथ हो रही है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसलिए लोग बोल रहे हैं ना बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर था। पेपर इजी इतना नहीं था, क्योंकि आप ये छोटी छोटी चीजें लिखते टाइम भूल जाओगे। एमसीक्यू में तो आपको सामने दिख जाएंगी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा जिसमें कोट्स लगाना वो लोग भूल गए होंगे या कोट्स नहीं लगाया होगा, लेकिन लिखते टाइम आप ये सारी चीजें भूल जाओगे, और अगर छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। अब वो सॉरी, अब वो पता नहीं है कि हाफ मार्क्स देंगे नहीं देंगे, कोई किसी को नहीं पता अभी। फिर यहाँ पे आप डेटा वेरिएबल के अंदर क्या डालेंगे, पिकल मॉड्यूल के आप लोड फंक्शन को कॉल करेंगे और उस लोड फंक्शन के अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम देंगे जो कि है आपका फाइल। तो यहाँ पे सी की जगह पे क्या आएगा, पिकल डॉट लोड फंक्शन आएगा विद आर्ग्यूमेंट फाइल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, आपको बंदे का नाम चेक करना है, ठीक है। तो आपको नेम चेक करके, अब यहाँ पे देखो डी 0 में आपको पता चल रहा है कि नेम है सारे लोगों के, तो आपको क्या चेक करना है, नेम से वैल्यू सर्च करनी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इफ d0 नेम। अगर आपका जो डी में जीरो इंडेक्स पे जो डी में वैल्यू है, अगर वो आपकी नेम जो आपने फंक्शन में कॉल करते टाइम नेम वैल्यू दिया है, वेरिएबल दिया है, उसके अगर इक्वल है, तो यहाँ पे आपके पास देखो यहाँ पे कॉलन सिंबल है, चलो कॉलन कुछ लोग लगाना भूल गए होंगे तो है ऑलरेडी, कॉलन सिंबल लगा के अगर d0 आपका नेम के इक्वल है, तो मतलब आप उस कंटेंट को क्या करना चाहते हैं, उस इंसान के कंटेंट को क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे, तो ये आप प्रिंट करवा रहे हैं सारी चीजें, और उसके बाद एक्सेप्ट आपने एंड ऑफ फाइल लिख दिया है, ब्रेक लिख दिया है, तो ये सब आपकी सारी चीजें हैं। तो क्या क्या आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो आपके पास पहले में इंपोर्ट पिकल आएगा, फिर आपने विद स्टेटमेंट के साथ ओपन किया है, फिर पिकल के लोड फंक्शन को कॉल किया है, उसके बाद आपने चेक किया है कि आपके डेटा वाले डी जो आपका वेरिएबल है उसके जीरो इंडेक्स पे आप जो नेम वैल्यू सर्च करना चाहते हैं वो है कि नहीं है, अगर है तो आप सारे चीजों को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और इन चीजों का आंसर करने में बहुत ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस हैं।
अब देखो आपका 9th क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन इज डिजाइन टू सर्च फॉर द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन CSV फाइल। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, CSV फाइल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपको मार्क्स सर्च करने हैं स्टूडेंट के। आपकी फाइल का नाम है result.csv। चलो, द फाइल कंटेन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेट, पहले रोल नंबर है और फिर मार्क्स है, ठीक है। द फंक्शन सर्च रोल नंबर रिसीव्स अ रोल नंबर एज आर्ग्यूमेंट, क्या रिसीव करती है, रोल नंबर एज अ आर्ग्यूमेंट, और इसको ट्रैवर्सेस द CSV फाइल एंड डिस्प्ले द मार्क्स इफ मैच इज फाउंड, ठीक है। रोल नंबर को सर्च करती है और उसके बाद अगर रोल नंबर मिल जाता है तो मार्क्स को आप लोग डिस्प्ले करोगे। तो सबसे पहले CSV फाइल पे काम करना है, तो क्या करना है, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट CSV। उसके बाद आपने क्या किया, फंक्शन लिखा सर्च रोल नंबर, इसमें आप वैल्यू डालोगे, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, ट्राई के अंदर आपने ओपन कर दिया है result.csv फाइल को, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप किस मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड में ओपन करेंगे, क्योंकि आप रीड कर रहे हैं डाटा को। और उसके बाद जो आपका सी आर्ग्यूमेंट है, इसमें आप डालोगे न्यू लाइन, मतलब आप चाहते हो कि जो भी चीजें आपकी डिस्प्ले हो उसमें कोई एक्स्ट्रा लाइन बीच में ना हो, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन प्रिंट ना हो, तो उसके लिए आप आर्ग्यूमेंट डालोगे न्यू लाइन को आप स्पेस के इक्वल कर दोगे, मतलब आपकी जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो चली जाएंगी। फाइल ऑब्जेक्ट बना दिया है आपने फाइल। फिर आप क्या करोगे, रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या वैल्यू आएगी, CSV डॉट रीडर फंक्शन को आप कॉल करोगे, CSV फाइल के रीडर फंक्शन को कॉल करोगे। ये क्या करता है, CSV डाटा को रीड करता है और अंदर आप फाइल ऑब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका डी आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद आप सर्च फॉर रो इन रिकॉर्ड्स, जो आपका ये रीडर वाला जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, आपकी CSV फाइल को इटरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, इटरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आप फॉर लूप लगा सकते हो फॉर रो इन रिकॉर्ड्स, और वो सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका 7th क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग टू टेबल्स अलोंग विद their स्ट्रक्चर एंड सैंपल डाटा। ये आपके पास दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट है, एक क्लास टीचर टेबल है, ठीक है। वो टेबल्स इंक्लूड मोर रेलेवेंट रोज, ठीक है। Answer the following question based on given tables and concept of relational database. Identify all possible candidates key that the student table may have. स्टूडेंट टेबल में कौन कौन सी कैंडिडेट की हो सकती है, आपके पास एडमिशन नंबर कैंडिडेट की हो सकती है, आधार नंबर भी आपके पास कैंडिडेट की हो सकती है। तो पॉसिबल कैंडिडेट्स की क्या है, दो आपके पास है, एक एडमिशन नंबर और एक आधार नंबर। तो यहाँ पे आपके पास, इधर लिख देती हूँ मैं, क्या है आपके पास, एक तो आधार नंबर है, ये सबका यूनिक होता है, और एक कैंडिडेट नंबर जो है आपका, या स्टूडेंट नंबर जो भी है, वो आपका यूनिक हो सकता है। तो ये आपकी पॉसिबल कैंडिडेट कीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द स्टूडेंट टेबल कंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, आपकी स्टूडेंट टेबल के अंदर कितनी रोज हैं, 100 रोज हैं, 100 स्टूडेंट्स का डाटा है। डिटरमाइन द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट टेबल। कार्डिनैलिटी क्या होती है, आपके पास रोज होती हैं, तो कार्डिनैलिटी तो आपके पास 100 हो जाएगी। और आपके पास डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स कितने हैं हमारे स्टूडेंट टेबल में, 5 कॉलम्स हैं, तो आपके पास क्या हो जाएंगी, डिग्री आपके पास 5 हो जाएगी। डिग्री आपके पास 5 हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम्स, और रोज यानी कि कार्डिनैलिटी आपकी 100 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ क्लास सेक इज द कॉमन एट्रीब्यूट, if class sec is the common attribute between two tables, identify which table it will act as foreign key। किसमें वो foreign key की तरह काम करेगा। अब देखो foreign key की पहचान क्या होती है, फॉरेन की रेफर करती है किसी की प्राइमरी की को, किसी टेबल की प्राइमरी की या कैंडिडेट की को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, क्या मैं इसको प्राइमरी की मान सकती हूँ अपनी इस टेबल, स्टूडेंट टेबल में मैं क्लास सेक्शन को प्राइमरी की मान सकती हूँ या यूनिक की या कैंडिडेट की मान सकती हूँ, सॉरी कैंडिडेट की, यूनिक की नहीं। क्या मैं इस कॉलम को कैंडिडेट की या फिर प्राइमरी की मान सकती हूँ, नहीं मान सकती। अगर मैं इसको नहीं मान सकती तो इसका मतलब जो ये क्लास सेक्शन है वो इसको रेफर नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आप किसको रेफर करते हो हमेशा, प्राइमरी की या कैंडिडेट की को रेफर करते हो। अगर आप ये वाला क्लास सेक्शन इसको रेफर नहीं कर रहा है तो मतलब ये वाला क्लास सेक्शन इसको रेफर कर रहा है। और क्या ये वाला क्लास सेक्शन, ये जो क्लास सेक्शन वाला कॉलम है, क्या ये इसका क्लास टीचर का प्राइमरी की या कैंडिडेट की बन सकता है,
हाँ बन सकता है, क्योंकि हर एक क्लास सेक्शन का क्लास टीचर एक ही होगा, हर एक सेक्शन का टीचर अलग ही होगा। तो आप इसको यहाँ पे प्राइमरी की या कैंडिडेट की मान सकते हैं। तो आपका फॉरेन की किस में प्रेजेंट है? स्टूडेंट टेबल में प्रेजेंट है। आपकी स्टूडेंट टेबल में फॉरेन की क्लास सेक्शन पॉसिबल है। Determine the total number of attributes and tuples in the resulting table containing after performing a natural join between the student and class teacher. अब मैंने आपको नेचुरल ज्वाइन बताया था कि नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, डुप्लीकेट रो को सिंगल में बदल देता है। मतलब यहाँ पे भी क्लास सेक्शन है, यहाँ पे भी क्लास सेक्शन है, ये एक ही बार डिस्प्ले होगा। तो जब आप कार्टेशियन ये नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो कॉलम्स कितने आएंगे आपके पास? एडमिशन नंबर भी आएगा, नेम भी आएगा, डीओबी भी आएगा, आधार कार्ड भी आएगा, क्लास सेक्शन सिर्फ एक बार आएगा। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास कॉलम कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कॉलम 7 मतलब डिग्री 7। और कार्डिनलिटी आपके पास यही पूछा ना, कॉलम ही पूछा है बस। क्या पूछा है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड टपल्स इन द रिजल्टिंग टेबल। ठीक है, टपल्स भी बतानी है आपको। तो यहाँ पे कितनी है आपके पास? 3 टपल्स है। क्वेश्चन क्या है? ये भी आपके पास एसक्यूएल का क्वेश्चन है। इसमें आपको बस एक टेबल दी है और आपको कुछ क्वेरीज लिखनी है। ठीक है, ये आपकी स्टूडेंट टेबल है, इस पे क्वेरीज लिखनी है। पहली क्वेरी क्या है? डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वर बोर्न डीओबी इन ईयर और अर्लियर देन 2013। 2013 से पहले जितने भी बच्चे हुए उनको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाओ, क्या करना है हमें? सिलेक्ट स्टेटमेंट लगानी है, सिलेक्ट। ठीक है, हमें क्या करना है? सारी डिटेल्स दिखानी है, तो सिलेक्ट स्टार हो जाएगा। फ्रॉम कौन सी टेबल से? स्टूडेंट टेबल से देना है हमें डाटा। ठीक है, एक ही टेबल है, फ्रॉम स्टूडेंट। उसके बाद कंडीशन लगेगी वेयर। वेयर डीओबी इज लेस देन, अर्लियर है ना, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2013। यहाँ पे आप मंथ भी लिख सकते हो 12, और डेट भी लिख सकते हो 31st। लेकिन ध्यान रखना है ये डेट किस में आएगी आपकी? कोटेशन मार्क्स में आएगी। ठीक है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगा के ही आप डेट लिखते हो, तो ये आप लिख सकते हो। खाली 2013 भी लिख सकते हो, अगर आपको आगे नहीं लिखना है तो 2013 भी लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो ईयर, डीओबी ईयर इज लेस देन 2000, लेस देन और इक्वल टू 2013। अब यहाँ पे कई लोग हो सकता है इक्वल टू लगाना भूल गए हो, ठीक है, सिर्फ लेस देन लिखा हो। अब मुझे नहीं पता कि वो आधा मार्क्स देंगे नहीं देंगे, कुछ लोग सेमी कॉलम लगाना भूल जाएंगे यहाँ पे, तो उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये थोड़ा अभी डाउटफुल क्वेश्चन है। देना चाहिए इतनी छोटी छोटी चीजों पे, अगर सेमी कॉलम लगाना भूल गए हैं और उन्होंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगाना भूल गए हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों पे आधा नंबर मिलना चाहिए। अब सी देखो क्या है? डिस्प्ले ईच यूनिक क्लास सेक्शन अलोंग विद टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास सेक्शन। हमको क्या करना है? हर एक क्लास सेक्शन, हर एक यूनिक क्लास सेक्शन हमको डिस्प्ले कराना है विद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें ग्रुपिंग करनी है, किसके बेसिस पे करनी है? क्लास सेक्शन के बेसिस पे करनी है। तो सिलेक्ट क्लास सेक्शन, ठीक है, उसको हमें डिस्प्ले करना है और उसके अंदर सारे बच्चों को काउंट करना है, तो काउंट स्टार। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट, और फिर करना है ग्रुप बाय। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रुप बाय, किसके बेसिस पे? क्लास सेक्शन के बेसिस पे आपको ग्रुप बाय करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिक क्लास सेक्शन डिस्प्ले हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास सेक्शन में कितने हैं वो डिस्प्ले हो गए। नेक्स्ट देखो क्या है? डिस्प्ले ईच यूनिक क्लास सेक्शन, सेम ग्रुपिंग करनी है क्लास सेक्शन से विद एवरेज टोटल मार्क्स। तो अब की बार काउंट स्टार की जगह आपको क्या करना है? AVJ टोटल मार्क्स करना है। ठीक है, ये करना है बाय स्टूडेंट इन दैट क्लास सेक्शन, बाकी आपकी जो क्वेरी है वो सेम रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 12th क्वेश्चन। इसमें आपको दो टेबल्स दी हुई हैं, स्टूडेंट और क्लास टीचर। उसके बाद आपको क्वेरी क्या लिखनी है? ये नहीं है भाई, ये पेज नहीं है, ये वाला पेज होगा। डिस्प्ले द नंबर, डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर क्लास टीचर्स नेम। ठीक है, सारे क्लास टीचर का नेम प्रिंट कराना है और स्टूडेंट्स का नेम प्रिंट कराना है। तो आप क्या करोगे? सिलेक्ट, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग टेबल है, तो पहले नेम, स्टूडेंट का नेम, और सीटी नेम मतलब क्लास टीचर का नेम हमें डिस्प्ले कराना है फ्रॉम दोनों टेबल्स में से, क्योंकि टेबल आपके पास क्या है? दो है, तो दोनों टेबल्स में से नेम आपका स्टूडेंट टेबल में से है और आपका सीटी क्या है? क्लास टीचर वाली टेबल में से है। ठीक है, तो दोनों टेबल का यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद आपको क्या करना है? वेयर,
मतलब ज्वाइन करना है आपको दोनों टेबल्स को, क्योंकि आप दोनों टेबल्स को यूज कर रहे हो, दोनों टेबल्स में से वैल्यू को यूज कर रहे हो, दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो आप ज्वाइन करोगे वेयर, किसके बेसिस पे करोगे, आपका जो क्लास सेक्शन है वो क्या है, कॉमन एट्रीब्यूट है। तो क्लास सेक्शन डॉट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट का क्लास सेक्शन इज इक्वल टू जो आपका क्लास सेक्शन है क्लास टीचर का, क्लास टीचर वाली टेबल का, उनको क्या कर दोगे आप, उन एट्रीब्यूट को ज्वाइन कंडीशन के, इस ज्वाइन कंडीशन लिखोगे इसकी मदद से, किसकी मदद से, क्लास सेक्शन वाले कॉलम की मदद से। ठीक है, तो ये आपका हो गया है फर्स्ट क्वेरी। सेकंड देखो, डिस्प्ले ईच क्लास टीचर्स नेम, आपको सीटी नेम डिस्प्ले कराना है अलोंग विद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव क्लास सेक्शन, उनके हर क्लास सेक्शन में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये डिस्प्ले कराना है। ठीक है, कैसे करा सकते हैं, सिलेक्ट, क्या क्या डिस्प्ले कराना है, सीटी नेम, क्लास टीचर का नेम, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि काउंट स्टार, मतलब उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं, उस टीचर की क्लास में कितने बच्चे हैं, वो हमें डिस्प्ले कराना है। अब आप क्या करोगे, सेम दोनों टेबल अलग अलग है तो ज्वाइन तो करोगे ही, एक के अंदर स्टूडेंट का डाटा है, एक के अंदर टीचर का डाटा है, तो आपको ज्वाइन तो करना पड़ेगा फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा क्लास टीचर। ठीक है, दोनों टेबल की मदद से आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। ये यहाँ पे पूरा हो नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वही वेयर क्लॉज लगाना है, ज्वाइनिंग की वही कंडीशन देनी है सेम, तो वो दे दोगे वेयर, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सेम है, क्लास सेक्शन डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू क्लास सेक्शन डॉट क्लास टीचर, ये लिख दिया। उसके बाद बताओ क्या करना है, हर क्लास टीचर के नेम के साथ आपको टोटल नंबर ऑफ काउंट स्टूडेंट्स कितने हैं वो काउंट करना है। ठीक है, तो आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, या तो आप ग्रुप बाय करो, ग्रुप बाय करो क्लास टीचर के नाम से, सीटी नेम, क्योंकि हर क्लास टीचर का नाम क्या है, अलग है, हर क्लास में जो क्लास सेक्शन है उसकी हर एक जो क्लास टीचर है वो अलग है, लेकिन क्योंकि नाम सेम भी हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा कि आप क्लास सेक्शन के बेसिस पे ग्रुपिंग करें। तो ग्रुपिंग किसकी मदद से करोगे, क्लास सेक्शन की मदद से करोगे, और फिर उस एक हर एक ग्रुप में आपके पास क्या होगा, आप काउंट स्टार करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट कर लोगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेरी हो जाएगी। यहाँ पे आप सिटी नेम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास टीचर के नाम से भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, अब देख लो अब थर्ड क्या है, पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं, लिखने की स्पेस बन जाएगी। ठीक है, आपके पास क्या है, सी, आपके पास क्या है, देखो, डिस्प्ले ईच क्लास टीचर्स नेम, अब की बार भी हमें क्लास टीचर का नाम लिखना है अलोंग विद एवरेज टोटल मार्क्स, अब की बार हमें क्या करना है, टोटल मार्क्स डिस्प्ले करने हैं, और सॉर्टेड बाय क्लास सेक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मतलब अब की बार जो आप ग्रुपिंग करोगे वो भी क्लास सेक्शन की मदद से ही करोगे, लेकिन अब की बार क्या डिस्प्ले करना है, सीटी नेम मतलब क्लास टीचर का नेम, और साथ में टोटल मार्क्स, और ऑर्डर बाय इन क्लास सेक्शन, मतलब ऑर्डर बाय क्लास सेक्शन भी आपको करना है। तो आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट, ठीक है, सीटी नेम, और उसके बाद एवीजे, एवीजे फंक्शन, एवीजी फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे लिखना है टोटल मार्क्स। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा क्लास टीचर टेबल लिख लेना, वेयर क्लास सेक्शन डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू क्लास सेक्शन डॉट क्लास टीचर, और उसके बाद आप ग्रुप बाय करोगे क्लास सेक्शन से। ठीक है, और उसके बाद आप ऑर्डर बाय करोगे क्लास सेक्शन से। यहाँ पे आप अगर असेंडिंग नहीं भी लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में ही होता है, असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। ठीक है, वरना आप एएससी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोर्थ देखो क्या है, डिस्प्ले द नाम नेम डीओबी क्लास सेक्शन सिटी नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट born in the year 2000 and earlier। इसमें अभी आपको क्या करना है, सिलेक्ट नेम डीओबी क्लास सेक्शन एंड कॉमा सिटी नेम फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा क्लास टीचर वेयर क्लास सेक्शन डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू क्लास सेक्शन डॉट क्लास टीचर, और उसके बाद डीओबी वेयर कंडीशन लगानी है, वेयर डीओबी इज लेस देन इक्वल टू 2013। यहाँ पे आप पूरी, या तो पूरी डेट लिख सकते हैं या फिर खाली 2013 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी वाला भी हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका क्या है, एसक्यूएल कनेक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस था, इसमें आप डाल सकते हो मेल डालना चाहो तो इसका आंसर क्या होगा, एसक्यूएल कनेक्टिविटी वाले का आंसर क्या होगा, माई डी बी एसक्यूएल डॉट, यहाँ पे आएगा आपका कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप कनेक्शन बना लेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे,
यहाँ पे आपका एक कर्सर फंक्शन होता है, उसको कॉल करेंगे और उसके बाद सी में आप एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे आप अपने माई डीबी जो आपने कनेक्शन बनाया है उसको कमिट कर देंगे, यानी कि आपका कनेक्शन पूरा हो गया है, ठीक है, उसको ब्रेक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। Progen Technologies, a software development company, plans to establish a backbone network to connect in 4 development centers. तो यहाँ पे अलग अलग सिटीज में आपके पास डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, गुरुग्राम में है, कोलकाता में है। ईच ब्रांच ऑलरेडी हैज इट्स लैन उनके पास ऑलरेडी है बेस्ड ऑन स्टार टोपोलॉजी। द कंपनी वांट्स रिलायबल इंटरसिटी कनेक्टिविटी। तो जब इतनी दूर आपको कनेक्शन करना होता है, ठीक है, तो आप क्या यूज करते हैं? वैन यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क यूज करते हैं, ठीक है। जब इतनी दूर दूर, अब मुझे बताओ विद इन अ सिटी करना होता तो आप मैन करते, लेकिन ये क्योंकि दूसरी दूसरी सिटीज में है सॉरी, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी क्या है, सिटीज डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर है और वो सिटीज आपकी बहुत दूर दूर लोकेटेड है, तो आप क्या नेटवर्क यूज करोगे? वैन नेटवर्क का यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? सिलेक्ट अ सुटेबल वायर्ड कम्युनिकेशन। अब मुझे एक तो ये समझ नहीं आ रहा, जब आप वैन टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं और जब आप बहुत दूर दूर आपकी सिटीज हैं, तो आप वायर्ड कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? बट चलो, इन्होंने वायर्ड पूछा है तो आपको वायर्ड ही बताना है। तो आपके पास क्या है? इनको इनको क्या चाहिए? सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए। यहाँ देखो, इनको इंटरसिटी कनेक्टिविटी करनी है लेकिन सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए, एफिशिएंट नेटवर्क मैनेजमेंट चाहिए है। तो जब आपको सिक्योर कनेक्शन चाहिए, जब आपको नॉइस इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो आप किसका यूज करते हो? ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स वायर्ड कम्युनिकेशन यूज होगा। स्टेट एनी वन एडवांटेज यूजिंग राउटर इंस्टेड ऑफ स्विच, ठीक है। राउटर का यूज हम स्विच के मतलब स्विच की जगह राउटर का यूज हम क्यों करते हैं, बेटर क्यों है? क्योंकि एक तो जो आपका राउटर है वो डिफरेंट नेटवर्क्स पे काम कर सकता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के काम आता है। तो मतलब आपका अगर एक नेटवर्क है ए और अगर एक नेटवर्क है बी और उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, वो डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, तो आप राउटर की मदद से, ठीक है, इनके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, तो आप राउटर की मदद से इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि स्विच ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दूसरा एक और क्या एडवांटेज है कि इसके पास राउटिंग टेबल होती है, ठीक है। तो ये जो आप पैकेट्स भेजना चाहते हैं, जो भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं, उसको रूट कर सकता है, राउट कर सकता है राउटिंग टेबल्स की मदद से। तो ये एक आध एडवांटेज है, इनमें से आप कोई भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। आगे देखो, नेम अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और वो दोनों हो सकते हैं, जो वो है आपके पास फायरवॉल, ठीक है। मैंने आपको जब नेटवर्किंग पढ़ाया था तो बताया था फायरवॉल क्या है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, और वो क्या करता है, जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग आपके पास नेटवर्क ट्रैफिक है उसको देखता है सिक्योरिटी के पर्पज से, ठीक है। तो ये आपका फायरवॉल इसका आंसर है, ठीक है। कोई क्वेश्चन रह गया है? नहीं, सारे हो गए हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो सब्जेक्टिव वाला है ये पूरा होता है। नहीं, ये क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बचा है, देखो क्या है। In context of computer networking, internet communication, answer the following question. Identify the communication technique in which a dedicated communication path is established. ठीक है, जब आपका सेंडर और जो आपका रिसीवर है, ठीक है, उसके बीच में अगर डेडिकेटेड पाथ बनाया जाए, एक प्री डिफाइंड पाथ बनाया जाए, तो इस कम्युनिकेशन टेक्निक को हम क्या कहते हैं? सर्किट स्विचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट स्विचिंग कहते हैं। और जब कोई ऐसा पाथ डिफाइंड ना हो और पैकेट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो करे, पैकेट्स की फॉर्म में जाए मैसेज, तो वो क्या होता है? पैकेट स्विचिंग होता है। और जब आपका पूरा एक मैसेज जा रहा है एक पार्ट में, मतलब एक ही मैसेज है आपका, तो क्या होगा? मैसेज स्विचिंग होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? सर्किट स्विचिंग होगा। नेक्स्ट देखो, राइट द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी आईपी। ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है।
ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्या है, नेम द स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इज प्राइमरीली यूज्ड टू सेंडिंग ईमेल्स ओवर इंटरनेट। अभी मैंने बताया तो अभी नहीं बताया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले में भी इसका एक क्वेश्चन है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका यूज होता है जब आप मेल्स को सेंड करते हो, ठीक है। Write a name of markup language that is designed to store and transport data and allows the use of user-defined tags. XML जो आपकी extensible markup language है उसका यूज करके आप ये यूजर डिफाइंड टैग्स बना सकते हैं और ये डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। तो ये आपका सब्जेक्टिव वाला पेपर हो चुका है, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। कनेक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। तो ये आपके आंसर्स हैं। तो जो मेरा लॉजिक कहता है उसके अकॉर्डिंग यही आंसर्स होने चाहिए। बाकी आप लोग बता सकते हो, कमेंट्स करके सारे लोग बताना कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। कितने थे वो, 40 क्वेश्चंस थे, उनके आंसर अभी देख लेते हैं। केवी और एनबीएस वाले बच्चे ये ध्यान रखें कि किस किस एरिया से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिवाइज करते टाइम उन पे ध्यान दें, अच्छे से रिवाइज करें। पहला क्वेश्चन देख लो, व्हाट क्या है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन स्ट्रिंग फंक्शन पार्टीशन। पाइथन का स्ट्रिंग फंक्शन होता है पार्टीशन, वो क्या रिटर्न टाइप करता है और उस रिटर्न टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पूछ रखा है। तो आपका पार्टीशन फंक्शन क्या रिटर्न करता था, आपके पास टपल रिटर्न करता था। और उस टपल में कितने एलिमेंट्स होते थे, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स होते थे। अब मुझे बताओ वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते थे। एक तो जिस कैरेक्टर से या जिस वर्ड से आप पार्टीशन कर रहे हो, एक तो वो होता था, ठीक है। जो भी कैरेक्टर, मान लो आपने स्पेस लिया है तो आपका एक एलिमेंट क्या हो जाता था, स्पेस हो जाता था। या फिर अगर आपने ए कैरेक्टर से पार्टीशन किया है तो आपका एक एलिमेंट ए हो जाएगा। उस पार्टीशन, उस वर्ड से पहले जो स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है, मतलब उससे पहले जो स्ट्रिंग आती है वो एक एलिमेंट है और उसके बाद जो स्ट्रिंग आती है वो एक एलिमेंट है। तो क्या रिटर्न करता है पार्टीशन फंक्शन, एक टपल रिटर्न करता है। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन में तो लिस्ट दिया हुआ है तो वो तो कट ही जाएगा। और टपल में क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स या 3 स्ट्रिंग होने चाहिए। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the SKY system, which of the following represents the decimal value of character A? ये तो सबको पता होना चाहिए। आपका कैरेक्टर कैपिटल ए की SKY वैल्यू क्या होती है, 65 होती है। स्मॉल ए की क्या होती है, 97 होती है। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। In Python, when a text file is opened using the open function without explicitly specifying a mode, what is the default file access mode used? जब भी आप open function से text file को open करते हो तो आपका default mode क्या होता है, अगर कोई mode नहीं दिया है तो read mode आपका default mode होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, पता होना चाहिए। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज प्राइमरीली यूज्ड टू एनेबल वॉइस कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट। क्या करना है, हमें वॉइस कम्युनिकेशन करना है, लेकिन कैसे करना है, ओवर इंटरनेट। तो उसके लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वीओआईपी यूज करते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। अब मुझे बताओ टेलनेट किस लिए यूज करते हैं, टेली कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि रिमोट एक्सेस के लिए। जब भी आपको रिमोट एक्सेस करना होता है किसी डिवाइस के साथ तो आप टेलनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है। एसएमटीपी कब यूज करते हैं, जब आपको ईमेल सेंड करना होता है तो आप सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसएमटीपी। अब मुझे बता दो पीओपी क्यों यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल्स को रिसीव करने के लिए पीओपी यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके बारे में पूछ रखा है तो इसी को पढ़ना है, ये सारी भी आपको पता होने चाहिए, सारे प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज अ पेटेंट स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट। आपका जो पेटेंट जिसको बोलते हैं वो क्या प्रोटेक्ट करता है। देखो यहाँ पे 3 चीजें होती है, एक होता है कॉपीराइट, ठीक है। एक होता है आपका पेटेंट और एक होता है आपके पास तीसरी चीज ट्रेडमार्क। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉपीराइट क्या करता है, आप कोई भी क्रिएटिव चीज बनाते हो, जैसे सॉन्ग बना रहे हो, पोयम बना रहे हो, तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब आपके अलावा उस सॉन्ग को, उस पोयम को कोई रिलीज नहीं कर सकता। ऐसे कोई क्रिएटिव चीज बनाते हो तो आप अपना कॉपीराइट उस पर बना सकते हो कि भाई मेरे अलावा उसको कोई यूज नहीं करेगा या मेरी इजाजत से। पेटेंट कब यूज करते हो आप, जब भी कोई इन्वेंशन करते हो, कोई आपने नई कोई टेक्निक बनाई है, कोई इन्वेंशन की है, उस इन्वेंशन के राइट्स अपने पास रखने के लिए कि भाई
मैं ही उसे बना पाऊँ, मेरे पास ही उसके बनाने की ऑथराइजेशन हो, कोई दूसरा बंदा उसे यूज ना कर सके, इसलिए हम पेटेंट लेते हैं, मतलब उतने उन राइट्स को रिजर्व कर लेते हैं। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कंपनी होती है वो अपने लोगो को एज अ ट्रेडमार्क बना लेती है कि उस कंपनी के अलावा और कोई उस लोगो और कोई कंपनी उस लोगो को यूज नहीं कर सकती, कोई स्लोगन है उसको यूज नहीं कर सकती, तो उसके लिए ट्रेडमार्क यूज होता है। तो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो भी चीजें आप बनाते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप ये तीनों चीजें यूज करते हैं, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे किसके बारे में पूछ रखा है, पेटेंट के बारे में पूछ रखा है। पेटेंट क्या करता है, आपकी इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर कोई आपने यूनिक फंक्शनल इन्वेंशन और प्रोसेस, उसका बनाने का प्रोसेस जो भी बनाया है उसको प्रोटेक्ट करता है आपका पेटेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन माई एसक्यूएल व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट यूज टू स्टोर डेट वैल्यूज इन डेट डाटा टाइप। ठीक है, हमने डाटा टाइप्स की बात की थी, यहाँ पे हम डेट डाटा टाइप की बात कर रहे हैं। तो कौन सा फॉर्मेट यूज होता है, पहले आप ईयर लिखते हो, 4 डिजिट्स के अंदर ईयर लिखते हो, फिर 2 डिजिट्स के अंदर मंथ और 2 डिजिट्स के अंदर डेट्स लिखते हो। तो ये आपका एसक्यूएल का डेट फॉर्मेट होता है। In the Pandas library of Python, which data structure is two-dimensional in nature and used to store data in a tabular format, rows and columns? वैसे तो ये Pandas library का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसका आंसर है डाटा फ्रेम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन पाइथन अ फंक्शन में कंटेन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथन सिंटेक्स रूल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर्स प्रोटोटाइप्स करेक्टली डिफाइंस अ फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। पहले तो मुझे ये बताओ कि आर्ग्यूमेंट होते कितने टाइप के हैं। 3 टाइप के आपके पास आर्ग्यूमेंट होते हैं। एक होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एक होता है आपके पास डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और एक होता है आपके पास कीवर्ड आर्गुमेंट। तो अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन देखनी है तो ये वाले आर्गुमेंट्स यूज होते हैं, पोजिशनल और डिफॉल्ट। और जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो आपके पास ये वाले आर्गुमेंट्स यूज होते हैं, पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट्स। और इनका रूल क्या कहता है कि जो सारी के सारे आपके पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स है वो कहाँ आनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे आनी चाहिए। पहले आप प्रोटोटाइप देते टाइम, हेडर बनाते टाइम पहले कौन सी आर्ग्यूमेंट देंगे, आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देंगे, और उसके बाद सारी की सारी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कहाँ आएंगी, राइट हैंड साइड में आएंगी। फर्स्ट ऑप्शन देख लो, यहाँ पे शुरू में ही p इज इक्वल टू 100 यानी p इज इक्वल टू 100 डिफॉल्ट वैल्यू दे दी गई है। मैंने क्या बोला, डिफॉल्ट वैल्यू सारी कहाँ आनी चाहिए, राइट हैंड साइड में आनी चाहिए। यहाँ पे मतलब t की जगह पे आपका डिफॉल्ट वैल्यू आना चाहिए था। यहाँ पे भी बीच में दे दी है, राइट हैंड साइड में नहीं है। थर्ड ऑप्शन में देखो t इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने सबसे राइट हैंड साइड में डिफॉल्ट वैल्यूज दी है, एक ही डिफॉल्ट वैल्यू है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लो। इन माई एसक्यूएल पाइथन कनेक्टिविटी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ सिलेक्ट क्वेरी यूजिंग अ कर्सर ऑब्जेक्ट विच एट्रीब्यूट और मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रोज फेच्ड और रिटर्न बाय द मोस्ट रिसेंटली एग्जीक्यूटेड क्वेरी। तो ये आपका माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, रो काउंट होगा। रो काउंट आपका फंक्शन होता है जो काउंट करता है कितनी नंबर ऑफ रोज फेच की गई है या रिटर्न की गई है। देख लो 10th क्वेश्चन क्या है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग हिस्ट्री व्हाट डज द फर्स्ट लेटर ए स्टैंड इन द एब्रीविएशन ARPANET। ठीक है, ARPANET आपका फर्स्ट नेटवर्क था जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था कि ठीक है, तो उसमें उसके लिए यूज किया गया था, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया था। तो इसमें ए जो आपका इस एब्रीविएशन में ए है वो क्या स्टैंड करता है, एडवांस स्टैंड करता है। इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड, बता दो सारे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, और उसके बाद एजेंसी और नेटवर्क। तो ये आपकी फुल फॉर्म थी आरपा नेट की, ये भी सबको पता होना चाहिए। अब सब लोग कमेंट में मुझे ये लिख के बताएंगे कि आरपा नेट कौन से ईयर में आपका आया था, कौन से ईयर में आपका आरपा नेट लॉन्च हुआ था या कब बना था, तो ये आप मुझे बताएंगे। अब देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब देखो 12th क्वेश्चन क्या है। एनालाइज द फॉलोइंग माई एसक्यूएल क्वेरी
ठीक है, यहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी है, दो फंक्शन यूज करे किए गए हैं, राइट और लेफ्ट। अंदर लेफ्ट फंक्शन यूज किया गया है, तो पहले लेफ्ट को कर लेते हैं। लेफ्ट क्या कह रहा है, कंप्यूटर आपका, यहाँ पे कंप्यूटर स्ट्रिंग को आप क्या करना चाहते हैं, 6 लेटर्स तक रखना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के 6 लेटर्स तक, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ तक आपकी स्ट्रिंग आप रखना चाहते हैं, ये आपकी सिलेक्टेड स्ट्रिंग है। उसके बाद आप राइट फंक्शन कॉल करते हैं, मतलब इसके राइट में आप 3 वर्ड्स को रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या है, 3 है। तो आपका पुट, पुट वाला जो, पुट आपका जो सब स्ट्रिंग है, वो इसका रिप्लाई आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा। अब हमें सेम आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो इनमें से कौन सी क्वेरी का हम यूज करेंगे। तो आप मिड क्वेरी यूज करते हो जब भी आपको कोई सब स्ट्रिंग लेनी होती है, और उसमें आप 3 आर्ग्यूमेंट्स देते हो। वो 3 आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है, एक तो जिस सब स्ट्रिंग पे जब स्ट्रिंग जिस स्ट्रिंग पे आप काम करना चाहते हैं वो, और एक आर्ग्यूमेंट होती है कि कौन से लेटर से या कौन से इंडेक्स से आप शुरू करना चाहते हैं और कितने लेटर्स रखना चाहते हैं उस स्ट्रिंग के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फोर्थ इंडेक्स से शुरू करना चाहते हैं, तो आपका 1 2 3 4, यानी कि आप पुट से शुरू करना चाहेंगे, और पुट के बाद कितने लेटर्स को रखेंगे, 3 लेटर्स को रखेंगे, तो आपके पास यहाँ पे PUT प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था 12th क्वेश्चन का। नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको उस वाली वीडियो में कराया था, जो क्वेश्चन आंसर्स की, मतलब MCQ वाले टाइप की क्वेश्चंस की वीडियो थी, उसमें ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था, जिसमें सेम यही आंसर था, इक्वल टू और ग्रेटर देन। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर, ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं होता जिसमें इक्वल टू पहले आए। अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स प्रिवेंट्स अ पाइथन प्रोग्राम फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुली कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। तो ऐसे कौन से एरर्स होते हैं आपके पास जो पाइथन प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं होने देते। तो ऐसे एरर्स होते हैं आपके पास सिंटेक्स एरर या सिमेंटिक एरर्स। रन टाइम एरर तो रन टाइम पे ही पता चलता है, लॉजिकल एरर्स बाद में पता चलते हैं, लिंकर एरर भी कंपाइल टाइम पे नहीं पता चलते। आगे देख लो, आइडेंटिफाई द करेक्ट वैल्यू ऑफ द गिवन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। अब मुझे बता दो, सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसकी होती है, सबसे पहले। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हो, तो ब्रैकेट्स तो यहाँ पे दिए नहीं है, उसके बाद आप क्या सॉल्व करते हो, एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हो, डबल जो आपका स्टार होता है एक्सपोनेंट, उसको सॉल्व करते हो। लेकिन उसका एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है कि वो कैसे जाता है, राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे देखो, आपके पास दो जगह एक्सपोनेंट्स हैं, और कैसे एग्जीक्यूट करोगे, राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट करोगे। तो पहले 2 रेज टू पावर 3 करोगे, 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और उसके बाद आप 2 रेज टू पावर 8 करोगे, तो 2 रेज टू पावर आपका कितना हो गया, 256 हो गया है। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको, +100, और आपको डिवीजन करना है किसके साथ, 3 के साथ, और इंटू 3। ठीक है, उसके बाद किसकी प्रेसिडेंस रहती है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन की, तो डिवाइड कर दो। ठीक है, आप 100 को फ्लोर डिवीजन करोगे 3 के साथ, तो आपके पास 33 पॉइंट समथिंग आएगा, वो पॉइंट हट जाएगा, फ्लोर वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये आपके पास 99 आ गया है। तो इनकी वैल्यू है 99, यहाँ लिख लेते हैं 99 + 256, ये आपका आंसर है। ये आई गेस हो जाएगा 355। तो ये आपका आंसर है। 16 क्वेश्चन देख लो, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट इज GPL, जनरल प्रोटेक्शन लाइसेंस, इसका फुल फॉर्म होती है। ये किस लिए यूज होते हैं, ओपन और फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस के लिए यूज होते हैं। तो इसका आपके पास फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ GUI। सारी दुनिया को मुझे लगता है पता होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका करेक्ट आंसर है। 18th क्वेश्चन देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन डिक्शनरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल परफॉर्म एन ऑप्शन ऑन ऑपरेशन ऑन डिक्शनरी D दैट इज मोस्ट सिमिलर टू D.pop2। तो जब आप D.pop2 लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, जो टू की पे जो भी वैल्यू है, आपकी जो टू की वाला जो एलिमेंट है, वो क्या करना है, हमें रिमूव करना है। तो इससे पॉप से क्या हो जाएगा, ये 2 अकबर वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी। और ये किससे सिमिलर है,
देखो अब दो ही चीजें होती हैं आपके पास डिक्शनरी में, एक पॉप होता है, एक पॉप आइटम होता है। लेकिन पॉप आइटम क्या करता है, लास्ट इंटर्ड एलिमेंट या लास्ट इंटर्ड की को क्या करता है, डिलीट करता है। तो यहाँ पे टू अकबर तो हमें पता नहीं है लास्ट इंटर्ड है कि नहीं है, तो आप क्या यूज करोगे, डेल स्टेटमेंट यूज करोगे। डेल स्टेटमेंट में अगर आप डिक्शनरी के साथ की देते हैं तो उस की पे जो भी वैल्यू होती है वो डिलीट हो जाती है। तो इसका आंसर जो है वो टू है। आगे देख लो। 19th क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि पूरा आ नहीं रहा है। अब ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक्स और वाई यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, ग्लोबल है नहीं, ग्लोबल यहाँ पे एक्स बनाया हुआ है, ग्लोबल देखो यहाँ पे ग्लोबल एक्स लिखा हुआ है। तो ग्लोबल एक्स वेरिएबल आपका बनाया हुआ है, उससे पहले हमने एक्स और वाई में वैल्यूज दी है, एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे करते हैं, एक्स इज इक्वल टू आपके पास 5 है और वाई इज इक्वल टू आपके पास 7 है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे, यहाँ देखो मेन से आपका एग्जीक्यूशन शुरू होगा, आपने फन फंक्शन को कॉल किया है और अंदर आपने आर्गुमेंट क्या दिया है, एक्स दिया है। एक्स की वैल्यू क्या है, 5। तो आपकी फिलहाल वाई में क्या वैल्यू चली जाएगी, 5 वैल्यू चली जाएगी। तो वाई आपका क्या है, लोकल वेरिएबल है, फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, ये आपका फंक्शन का लोकल स्पेस आ गया है। और अभी वाई की वैल्यू क्या है आपकी, 5 है। फिर हमने क्या किया, एक्स को ग्लोबल बना दिया। तो ये एक्स हमारा ग्लोबल हो चुका है, हर जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, एक्स में से वाई को माइनस कर दिया। अगर आप एक्स में से वाई को माइनस करोगे, एक्स भी आपके पास 5 है, वाई भी 5 है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ पे चेंज होके वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे भी सेम वैल्यू रहेगी, एक्स इज इक्वल टू 0। लोकल स्पेस में भी ग्लोबल है वो तो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, y में x को प्लस किया है, तो y हमारे पास क्या है 5, x हमारे पास क्या है 0, तो 5 में 0 प्लस करोगे तो 5 ही रहेगा। उसके बाद हमने क्या किया, x और y को प्रिंट कर दिया। तो हमारे पास फिलहाल क्या प्रिंट स्टेटमेंट आई है, एक आपके पास x प्रिंट हुआ है, x आपके पास क्या है 0, y आपके पास 5 है, ये दोनों प्रिंट हो चुके हैं। उसके बाद आप फंक्शन से रिटर्न कर जाओगे, कहाँ रिटर्न करोगे, फंक्शन कॉलिंग पे रिटर्न कर जाओगे। और उसके बाद आपने करना है प्रिंट y। अब मुझे y की वैल्यू बता दो। अब y की वैल्यू जो फंक्शन के अंदर लोकल नेम स्पेस में तो आपके पास 5 थी, लेकिन जो मेन प्रोग्राम है उसके अंदर y की वैल्यू क्या थी, 7 थी। तो यहाँ पे 7 आउटपुट आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब देख लो 20th क्वेश्चन क्या है, एनएलपी इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट enables computers to understand, interpret and generate human language in both written and spoken forms. What is the correct full form of NLP? NLP की फुल फॉर्म पूछी है, वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सबको पता होना चाहिए, जिसने एआई पढ़ा है उसको तो पता ही होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। In which year was the Information Technology IT Act first enacted by the Government of India to provide legal recognition of electronic transactions and to address cyber related issues? आपके पास आईटी एक्ट कब कौन से ईयर में आया था, 2000 ईयर में आया था। अब देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 2000 ईयर में आपका आईटी एक्ट आया था, उसके बाद ये अमेंड हुआ था 2008 में, ठीक है। और उसके बाद अमेंड हुआ था 2016 में, आई गेस, अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो। ठीक है, ये वाला ईयर मेरे को थोड़ा डाउटफुल है, ये देख लेना क्या होता है। तो 2000 में पहली बार आया था, 2008 में इसको अमेंड किया गया था। जब 2000 में आया था पहली बार, तो वो किस लिए आया गया था, तो ताकि आप ई कॉमर्स को लीगल कर सके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स को, इन सब चीजों को लीगलाइज कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास 2000 हो जाएगा। 2000 वाले ईयर में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉग्नाइजेशन या फिर ई कॉमर्स का रिकॉग्निशन आया था। 22nd क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी सीरियलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन अ बाइनरी फाइल यूजिंग पाइथन्स पिकल मॉड्यूल। मैंने आपको बताया था कि पिकलिंग हम करते हैं, या पिकलिंग या सीरियलाइजेशन हम करते हैं बाइनरी फाइल्स की। क्यों करते हैं, क्योंकि बाइनरी फाइल्स में हम कैसे स्टोर करते हैं डाटा, बाइट्स स्ट्रीम में स्टोर करते हैं, बाइट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने डाटा को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम पिकलिंग यूज करते हैं। ठीक है, पिकलिंग या सीरियलाइजेशन हम बोल देते हैं, पिकलिंग यूज करते हैं। तो हम पिकलिंग कौन कौन सी चीजों पे कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो पाइथन में ऑब्जेक्ट है उस पे कर सकते हैं। तो एनी कॉमन पाइथन ऑब्जेक्ट पे आप पिकलिंग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इन कंप्यूटर साइंस व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर। ठीक है, आपके पास मालवेयर होता है एक ट्रोजन हॉर्स करके, इसकी स्टोरी भी यही है।
कि ट्रोजन हॉर्स इसका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये लगता ऐसा है कि आपका कोई लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, कोई जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके अंदर कुछ मतलब ऐसी चीजें होती है जो आपके कंप्यूटर को वो कर सकती हैं, ठीक है, खराब कर सकती हैं, या आपकी मेमोरी को फुल कर सकती हैं, या आपको तंग कर सकती हैं, आपके कंप्यूटर को चीजों को खराब कर सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो ऑप्शन क्या है, इट लॉक्स द यूजर्स फाइल्स एंड डिमांड्स पेमेंट। पेमेंट ये डिमांड नहीं करता। पेमेंट किस में करता है मुझे ये बता दो, रैंसम वेयर करके जो आपका मालवेयर होता है उसमें आप यूज करते हैं, मैलवेयर होता है उसमें आप यूज करते हैं। आप रैंसम मांगते हो अपने यूजर से, जो भी आपने कंप्यूटर हैक किया है या फिर जो भी जिस भी डिवाइस पे आप काम कर रहे हैं उससे आप रैंसम मांगते हो, उसको रैंसम वेयर कहते हैं। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू इंटरसेप्ट डेटा। ये भी ऐसा भी कुछ नहीं होता। इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली टू अदर कंप्यूटर्स। ये आपके पास क्या होते हैं, वायरस होते हैं, ठीक है, वायरसेस होते हैं। इट मिसलीड्स यूजर्स बाय अपीयरिंग एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर व्हाइल हाइडिंग इट्स रियलिस्ट इंटेंट, ठीक है, अपना इंटेंट हाइड करते हैं और लेजिटिमेट लगते हैं लोगों को, तो इनको हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। आगे देख लो, व्हाट डज द नेम numpy स्टैंड फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है ये पता होना चाहिए, इसका आंसर आपके पास न्यूमेरिकल पाइथन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, केयरफुली एनालाइज द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम सेगमेंट एंड डिटरमाइन द करेक्ट आउटपुट। ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करा रही थी तो मैंने आपको सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मुझे ध्यान है पूरा। इसमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीजें सॉल्व करनी है। तो एल डॉट पॉप किया हमने। पॉप क्या करता है, लिस्ट में लास्ट एलिमेंट, जो भी आपका लास्ट एलिमेंट होता है लिस्ट का, उसको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर पॉप के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो लास्ट आप जो भी आपकी लिस्ट में लास्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देते हो। उसके बाद हमने दोबारा पॉप फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन अब की बार आर्ग्यूमेंट क्या है, अब की बार आर्ग्यूमेंट है 2। तो मतलब सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न करना है। तो सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। सेकंड इंडेक्स पे आपके पास 8 वैल्यू है, तो 8 को रिटर्न करना है। ये तो डिट्टो क्वेश्चन है, ये सेम मैंने करवाया हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने चीजें करवाई थी उनमें से। Which method of program translation in computer executes code more slowly but provides easier error detection and debugging? आपका इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, उससे आप अच्छे से डिबगिंग कर सकते हैं, कोड्स को अपने एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लेट टी बी द टपल एंड एल बी द लिस्ट, ठीक है, एक टपल है एक लिस्ट है। इवेलुएट द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। अब जो आपकी लिस्ट होती है उसमें आप प्लस इक्वल टू ऑपरेटर लगा के एक इटरेबल डाटा टाइप को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास टपल दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर मैं टू ऐड करना चाहूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये इनवैलिड सिंटेक्स है। आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई भी इटरेबल डाटा टाइप होना चाहिए। आप टपल यूज कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। और ये कब वैलिड है, ये पूछ रखा है, ये इसकी वैलिडिटी कब है, तो ये हमेशा ही ऑलवेज वैलिड रहेगा, हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। भले ही टपल में आपके पास कोई और डाटा टाइप की वैल्यूज हो, लेकिन ये तब भी क्या करेगा, ऐड कर देगा। अगर मैं बोलूं आपके पास लिस्ट है 1 2 एंड 3 और टपल आपके पास है ए, सॉरी ये वाला ब्रैकेट आएगा, ए बी और सी, ये आपके पास टपल है। और अगर मैं ये करती हूँ ए प्लस इक्वल टू टी, तो अभी मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें होंगे आपके पास 1 2 3 वैल्यूज और फिर होंगे ए बी एंड सी, ठीक है। तो आप लिस्ट में टपल को ऐड कर सकते हैं, बट शर्त क्या है, जहां पे टी लिखा है वहां पे क्या होना चाहिए, कोई भी इटरेबल सीक्वेंस या इटरेबल डाटा टाइप आपके पास होना चाहिए। आप इंटीजर यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, तो इट विल बी ऑलवेज वैलिड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनता है अगर यहाँ पे आप इंटीजर पूछ लेते या ऐसा कुछ पूछ लेते। खैर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना। Which of the following functions is not defined in Python module statistic? आपके पास Python में एक मॉड्यूल है statistics, ये भी इजी क्वेश्चन है। उसमें तीन तरह के आपके पास और भी फंक्शंस होते हैं, तीन मेन होते हैं, मोड,
मीन और मीडियन, आपके पास सम फंक्शन यहाँ पे नहीं होता है, तो फर्स्ट वाला आपका आंसर है। ये सारे आपके पास होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, इवेलुएट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखो यहाँ पे वो वाला रूल लिखा भी हुआ है जो जो मैंने पढ़ाया था कि आप एनएओ से याद कर सकते हो। एनएओ का मतलब आप पहले नॉट, जो नॉट आपका ऑपरेटर है उसको करोगे तो नॉट ट्रू यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आप क्या सॉल्व करोगे, आप एंड को सॉल्व करोगे। एंड कहाँ पे है, ये यहाँ है। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स हो जाएगा। और लास्ट में आपके पास बच जाता है और, तो फॉल्स और ट्रू आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, in an RDBMS relational database management system, which of the following keys is restricted to a single occurrence per table? ठीक है, तो क्या ऑप्शन है आपके पास, कैंडिडेट की भी आ सकती है, ऑल्टरनेट की भी मल्टीपल टाइम्स आ सकती है, फॉरेन की। आपके पास प्राइमरी की का सिंगल ऑकरेंस होना चाहिए पर टेबल, मतलब एक ही प्राइमरी की आपके पास हो सकती है, ठीक है। तो प्राइमरी की इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शंस, यहाँ पे मुझे बता दो कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं आपके पास। काउंट होता है, ठीक है, एवरेज फंक्शन होता है, मिन मैक्स होता है, और क्या है आपके पास, सम फंक्शन होता है। तो ये सारे आपके पास एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, लेकिन मोड, एमओडी मोड आपके पास कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया, कौन सा वायरलेस कम्युनिकेशन यूज होता है आपके वाईफाई राउटर में, तो ये भी आपका रेडियो वेव्स यूज होती हैं वाईफाई राउटर में, रेडियो वेव्स का हम यूज करते हैं। अब अगेन एक आउटपुट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम्स, ठीक है। इसमें क्या है, ए की वैल्यू आपके पास दी है 95, बी की वैल्यू दी है 65, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, व्हाइल लूप लगाया है, व्हाइल ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्या ए बी के इक्वल है, नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए ग्रेटर देन है बी से, हाँ बी से ग्रेटर है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ए माइनस बी करना है आपको, तो ए में से बी को आप माइनस करोगे, तो 95 में से 65 माइनस करोगे तो आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 हो गया है अभी हमारे पास ए। अब दोबारा व्हाइल लूप चलेगा, क्या अभी ए बी के इक्वल है, नहीं, अभी भी ए बी के इक्वल नहीं है। क्या ए ग्रेटर है, नहीं, अब की बार बी ग्रेटर है। तो बी ग्रेटर है तो आप बी में से माइनस करोगे 30 को, बी में से माइनस करो 30 को, तो 35 आपके पास बच जाएगा। क्या अभी ए और बी इक्वल हुए, नहीं अभी भी नहीं है। क्या ए ग्रेटर है, नहीं अभी भी ग्रेटर नहीं है। तो आपके पास क्या होगा, बी में से दोबारा 30 माइनस हो जाएगा, बी आपके पास 5 आ जाएगा। अभी भी हमारे पास ए और बी इक्वल नहीं है, तो अब क्या होगा, ए में से माइनस होगा, कितना माइनस होगा, 5 माइनस होगा। क्या अब इक्वल है, नहीं अभी भी इक्वल नहीं है, दोबारा माइनस होगा, दोबारा माइनस होगा, फिर दोबारा माइनस होगा। जब 10 आ जाएगा तब क्या अब ए और बी इक्वल है, नहीं अभी भी इक्वल नहीं है। तो आप ए में से बी को माइनस कर दोगे तो अब ये 5 आ जाएगा। अब क्या ए और बी इक्वल है, हाँ ए और बी इक्वल है, तो अब आपका व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन, ये तो सबको पता होना चाहिए वैलिड आइडेंटिफायर क्या है इसमें से। ये तो सिंबल यूज ही नहीं हो सकता, स्पेस भी आप यूज नहीं कर सकते, हाइफन भी आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, एक ही स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हो, तो इसका सेकेंड आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा है इनमें से, MySQL है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चलो आगे। हाउ लॉन्ग डज अ डिजिटल फुटप्रिंट यूजुअली लास्ट इन कंप्यूटर एंड इंटरनेट यूसेज, तो ये जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं ये ऑलमोस्ट परमानेंट होते हैं, इनको डिलीट करना काफी डिफिकल्ट होता है। ये आपकी जो भी आपने एक सेकेंड, जो भी आपने वेब एक्टिविटीज की है उसके फुटप्रिंट्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या आपने वेब पे क्या क्या एक्टिविटीज की है, इंटरनेट कैसे कैसे यूज किया है, तो वो क्या होता है, परमानेंट होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है उसको डिलीट करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन माई एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड एज डीएमएल। डीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें आप क्या करते हो? टेबल के डाटा को मैनिपुलेट करते हो। तो कहाँ कहाँ इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा डीएमएल कमांड नहीं है? अपडेट में भी आप मैनिपुलेट करते हो, डिलीट में भी आप डेटा को मैनिपुलेट करते हो, इंसर्ट में भी करते हो, ऑल्टर में आप टेबल को ऑल्टर करते हो, ठीक है, टेबल के जो कॉलम्स हैं उनको ऑल्टर करते हो, टेबल की चीजों को, टेबल की डेफिनेशन को ऑल्टर करते हो, तो ये आपके पास DDL कमांड है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इन अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंसिडर टू टेबल्स। आपके पास दो टेबल है, स्टूडेंट्स, ठीक है, और स्टूडेंट की डिग्री क्या है? अब मैंने आपको क्या बताया था, डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, और कार्डिनैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रोज। तो मुझे बताओ स्टूडेंट में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, या फिर एट्रीब्यूट्स लिख सकते हो आप, ठीक है, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है? आपके पास 10 है स्टूडेंट टेबल में, और आपके पास रोज कितनी है? ठीक है, 40 है। उसके बाद टीचर्स आपके पास सेकंड टेबल है, इसमें आपके पास डिग्री 3 है, तो मतलब टीचर्स वाली टेबल में यहाँ लिख देते हैं, टीचर्स वाली टेबल में कॉलम या एट्रीब्यूट कितने हैं? आपके पास 3 है, और रोज कितनी है? 5 है। इतना पता चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, व्हाट विल बी द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ रिजल्टिंग टेबल, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, स्टूडेंट्स और टीचर्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया गया है, तो जो फाइनल टेबल आपके पास आएगी उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, क्या डिग्री होगी, दोनों को ऐड कर दो, 13 डिग्री होगी, और कार्डिनलिटी क्या होगी? दोनों रोज को मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू 5 200 हो जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। 39th क्वेश्चन देख लो, वाइल राइटिंग data to a CSV file in Python on the Windows operating system. The file is often opened using the argument new line. तो new line argument क्या करता है? जब भी आप CSV फाइल खोलते हो तो फाइल्स में जो आपकी रोज होती है, वो जब भी आप प्रिंट करोगे तो, या फिर राइट करोगे, सॉरी, रीड करोगे, तो आपके पास कैसे आएंगी? ब्लैंक लाइन आएगी हर एक रो के बाद। तो उस ब्लैंक लाइन को हटाने के लिए आप क्या करते हो? आप न्यू लाइन का यूज करते हो। तो क्या करता है न्यू लाइन? एक्स्ट्रा जो ब्लैंक लाइंस है आपकी, वो हटा देता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, एनालाइज द फॉलोइंग पाइथन कोड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस बाय द प्रोग्राम, ठीक है। कोड क्या है? इम्पोर्ट मैथ, आपने मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट में आप मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन लगा रहे हो, और यहाँ पे मैथ डॉट पाई है, तो मैथ डॉट पाई की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे लिखी हुई है 3.141, आगे भी कुछ होती है, ठीक है, एस्टिमेशन कुछ होती है, उसका क्या करना है आपको? फ्लोर वैल्यू निकालनी है। फ्लोर वैल्यू मतलब नीचे वाली वैल्यू, जो कम वैल्यू है, तो नीचे वाली वैल्यू मतलब 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इंटीजर वैल्यू देता है आपका फ्लोर फंक्शन, वो वाला इंटीजर वैल्यू जो 3.141 से इमीडिएटली छोटा है, तो कौन सा छोटा है? 3 छोटा है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ 40 क्वेश्चंस थे, आई गेस, मतलब काफी नॉर्मल, मतलब ये मानूंगी मैं, इजी टाइप के एमसीक्यूज पूछ रखे थे, और यहाँ पे जो केवी और एनवीएस वाले बच्चे हैं उनको आइडिया हो गया होगा ये सारे क्वेश्चंस देख के कि कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो आप मेरी वो वाली वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने एमसीक्यूज कराए हुए हैं ना, वो जरूर देख लेना। देखो मैंने हार्डली 40 से 50 एमसीक्यू कराए थे, या फिर चलो 60 कराए होंगे। उन 60 एमसीक्यूज में से आपके पास इस क्वेश्चन में डिट्टो 2 क्वेश्चन मिल गए हैं, 2 एमसीक्यू जिसके आपके पास ऑप्शंस भी सेम है, डिट्टो क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। तो वो वीडियो जरूर कर लेना, और ये वाली भी कर लेना। और जहां जहां जैसे मैं एक दो चीजें आपको बता देती हूँ, देखो जैसे आपको फंक्शंस, जो भी स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस हो गया आपका, ये सारी चीजें और भी आप एनालाइज कर लो पूरे पेपर को, जो भी क्वेश्चंस हैं, जहां जहां से क्वेश्चन पूछा गया है उस चीज को अच्छे से रिवाइज करना है। बहुत हाई चांसेस है कि उनमें से आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, उसी चीजों में से बनेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ 40 क्वेश्चन, ये मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको पीजीटी के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, पीजीटी सब्जेक्टिव्स के जो भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के जो भी क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।